हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक इज अरिदमिया। तो फर्स्ट अरिदमिया हमारा क्या होता है? फर्स्ट अरिदमिया हम स्टडी करेंगे वो है WPW सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है एसेसरी पाथवे टेकिकार्डिया। एसेसरी पाथवे टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना। ठीक है। एक्चुअली में WPW सिंड्रोम होता क्या है? WPW सिंड्रोम में क्या होता है? ये हमारा हार्ट है। ऐसे नोड से इम्पल्स आते हैं, वो एवी नोड के पास आते हैं। यहाँ पे एवी नोड होता है, एवी नोड के पास इम्पल्स आते हैं। फिर ये इम्पल्स बंडल ऑफ हिज के पास जाते हैं, और बंडल ऑफ हिज से ये राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के पास चले जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल इम्पल्स हमारे हार्ट में ऐसे चलते हैं। बट WPW सिंड्रोम में क्या होता है? ऐसे नोड से जब इम्पल्स आते हैं तो ये इम्पल्स पहले एट्रियम के पास आते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम के पास आते हैं। ठीक है, तो ये इम्पल्स बहुत फास्ट आते हैं। एवी नोड होता है वो किसी पेशेंट में ख़राब हो जाता है, या इसका जो फंक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। उसकी वजह से एवी नोड से इम्पल्स बंडल ऑफ हिज के पास जाने में टाइम लग जाता है। तो ये इम्पल्स लेफ्ट एट्रियम में जो इम्पल्स आते हैं, ये इम्पल्स बंडल ऑफ केंट के थ्रू ये लेफ्ट बंडल ब्रांच को और राइट बंडल ब्रांच में ये इम्पल्स बहुत फास्ट आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। बंडल ऑफ केंट, बंडल ऑफ केंट बोला जाता है। ठीक है, बंडल ऑफ केंट की वजह से ये इम्पल्स इस बंडल ब्रांच में आ जाते हैं। तो होता क्या है? तो ये मोर टाइम ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन करने में। वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। उसकी वजह से यहाँ पे ECG में देखने को मिलता है वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। वाइड QRS कॉम्प्लेक्स हमें ECG में देखने को मिलता है। अब ECG पार्ट देखते हैं, WPW सिंड्रोम का ECG पार्ट क्या बोलता है। ECG हमें पहले से पता है, ECG पार्ट से हमें पता है कि WPW सिंड्रोम में ECG होती है, वो होती है शॉर्ट PR। शॉर्ट PR कितनी होती है? लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स। ठीक है, नंबर 1। और हमें WPW सिंड्रोम में ECG में क्या देखने को मिलता है? वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स वाइड दिखता है। नेक्स्ट PGA वेव होती है, वो नॉर्मल दिखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे डेल्टा वेव फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाती है? डेल्टा वेव फॉर्म हो जाती है। डेल्टा वेव प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, ये ECG पार्ट में हमें WPW सिंड्रोम में देखने को मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बंडल ऑफ केंट बन जाता है। बंडल ऑफ केंट बहुत इंपॉर्टेंट। बंडल ऑफ केंट क्या होता है? मच फास्टर होता है देन एवी नोड पाथवे से।
क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे पेशेंट में? क्लिनिकल फीचर हमें क्या देखने को मिलता है? पेशेंट के क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलते हैं, पेशेंट में डिस्पीनिया हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ। नंबर 2 क्या होगा? पल्पिटेशन। नंबर 3 टेकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट। नंबर 4 एंजाइना, चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा, एंजाइना, चेस्ट पेन। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी। पेशेंट की हिस्ट्री में ये लिखा हुआ होगा कि इस पेशेंट के सिबलिंग की डेथ हो गई है। ठीक है, सिबलिंग की डेथ की हिस्ट्री आपको देखने को मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? पेशेंट को हमें ट्रीट करना है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा पेशेंट का? ड्रग ऑफ चॉइस होगा आईवी प्रोकेनामाइड। आईवी प्रोकेनामाइड हम पेशेंट को देंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा पेशेंट का? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो कि एक्स्ट्रा पाथवे जो बन गया था उसको हमें हटाना है। तो उस एक्स्ट्रा पाथवे को हटाने के लिए हमें क्या करना है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। एब्लेशन का मतलब होता है जलाना। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, हम उस एक्स्ट्रा पाथवे को जला देंगे। ठीक है। प्रिवेंशन में क्या करेंगे? प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो होती है ओरल फ्लेकेनामाइड। ओरल फ्लेकेनामाइड प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है ये। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक केस, यदि लंबे समय से किसी पेशेंट को WPW सिंड्रोम चल रहा है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक पेशेंट। क्रोनिक पेशेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ओरल फ्लिकेनामाइड। ठीक है जी, ये हमारा हो गया WPW सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम है हमारा, वो है PSVT। नंबर 2 इज PSVT, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। हमें इसका ECG पहले से पता है, ECG पार्ट में हमने स्टडी किया था कि इसमें ECG कैसा दिखता है। इसमें ECG देखता है अब्सेंट होती है P वेव, अब्सेंट P वेव होती है और रेगुलर RR वेव होती है। रेगुलर RR वेव हमें देखने को मिलती है। और इस पेशेंट में नेरो QRS कॉम्प्लेक्स, जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो नेरो होता है। नेरो QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमें ECG पार्ट से PSVT के बारे में पहले से ही पता है, जो हमने ECG लेक्चर में अच्छे से स्टडी किया था। अब इस पेशेंट को हमें ट्रीट करना है तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का? फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हम करेंगे, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में हम पेशेंट को क्या देंगे? नंबर 1 में हम करेंगे कैरोटिड साइनस मसाज। पेशेंट का क्या करेंगे? कैरोटिड साइनस मसाज।
कैरोटिड साइनस मसाज। नंबर 2, और हम क्या कर सकते हैं पेशेंट का, वाल्सल्वा मैन्यूअर कर सकते हैं। और हम पेशेंट को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, फेस आइस पैक लगा सकते हैं। अब इनका एम क्या होता है, कैरोटिड साइनस मसाज का, वाल्सल्वा मैन्यूअर और फेस आइस पैक का, इनका एम होता है, ये क्या करते हैं, ये तीनों स्टिमुलेट करते हैं वेगस नर्व को। वेगस नर्व जो कि क्रेनियल नर्व 10 होती है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। उसके स्टिमुलेट होने की वजह से पारासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी का पारासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये पारासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से पेशेंट की हार्ट रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, यानी पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जाता है। अब पेशेंट को हमें ट्रीट करना है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा इस पेशेंट का, ड्रग ऑफ चॉइस इज होता है IV एडिनोसिन। IV एडिनोसिन हम पेशेंट को देंगे। IV एडिनोसिन हमें कितना डोज देंगे, डोज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज देंगे 6 mg विथ 10 ml रैपिड बोलस। ठीक है। अब एडिनोसिन का टी हाफ कितना होता है, इस ड्रग का टी हाफ होता है, टी हाफ इज होता है 3 to 10 सेकेंड। ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेट कहाँ पे होती है, ये एडिनोसिन होती है, किन पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, तो एडिनोसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट। कॉन्ट्रा इंडिकेट नंबर 1 होती है यदि पेशेंट अस्थमा विथ PSVT हो। नंबर 2 पेशेंट COPD विथ PSVT हो। नंबर 3 ट्रांसप्लांट हार्ट विथ PSVT हो। तो अस्थमा विथ PSVT, COPD विथ PSVT, ट्रांसप्लांट हार्ट विथ PSVT, इन 3 कंडीशन यदि साथ में हो तो पेशेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस चेंज हो जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस इज ए IV वेरापामिल। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी इन पेशेंट के लिए, IV वेरापामिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, अदरवाइज ड्रग ऑफ चॉइस होती है IV एडिनोसिन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे, यदि पेशेंट को प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है IV वेरापामिल। वेरापामिल। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक केस सिनारियो ये है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हमारे पास एक पेशेंट आता है तो पेशेंट
को PSVT है, बट पेशेंट की जो BP है, ब्लड प्रेशर है, वो लेस देन 90/60 है, तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा हमारा? तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा DC कार्डियोवर्जन। इफ पेशेंट BP ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 हो, तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा DC कार्डियोवर्जन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेस देन 90/60 पे हमें कार्डियोवर्जन DC शॉक लगाना है, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। नंबर 3 इज वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, हम ECG पार्ट वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का ऑलरेडी हमें पता है ECG पार्ट से कि यहाँ पे क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड होता है, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होता है, और हाई वोल्टेज ECG होती है। क्या होती है? हाई वोल्टेज ECG होती है। हाई वोल्टेज ECG हमें देखने को मिलती है। तो इन पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट में हमारा होगा एम्यूड्रोन। एम्यूड्रोन देंगे। एम्यूड्रोन का T हाफ कितना होता है? T हाफ होता है एम्यूड्रोन का 52 डेज से लेके 90 डेज तक इसका T हाफ होता है, 52 to 90 डेज, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होता है? एम्यूड्रोन के साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट ऑफ एम्यूड्रोन, साइड इफेक्ट नंबर 1 होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाता है ये, ठीक है। और क्या करवाता है? ब्लू मैन सिंड्रोम करवाता है। और क्या करवा सकता है ये सम टाइम कभी कभी लिस्ट लाइकली गायनेकोमेस्टिया भी करवाता है। गायनेकोमेस्टिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होते हैं एम्यूड्रोन के, ठीक है। अब पेशेंट हमारे पास ऐसा पेशेंट हो जिसको MI हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, साथ में उसको वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया भी हो, तो ऐसे पेशेंट में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? हिस्ट्री हमारे सामने है कि पोस्ट MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन विथ वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस इज होता है एम्यूड्रोन देन लिग्नोकेन। यदि पेशेंट स्टेबल है तो हमें एम्यूड्रोन या लिग्नोकेन देना है। एम्यूड्रोन या फिर लिग्नोकेन। लिग्नोकेन और लिडोकेन बोथ आर सेम। ये हमें कहाँ पे देना? स्टेबल पेशेंट में। स्टेबल पेशेंट में। अब यदि पेशेंट अनस्टेबल हो, इफ पेशेंट आर अनस्टेबल, इफ पेशेंट आर अनस्टेबल, देन हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट इज ए DC कार्डियोवर्जन।
डीसी कार्डियोवर्जन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नंबर 4 इज पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का दूसरा नाम क्या होता है? टॉर्सेट डीप पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा? इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी या ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? ड्रग ऑफ चॉइस इज ए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। MgSO4, तो MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? ये 3 कंडीशन में हमें देखने को मिलती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MgSO4। नंबर 1 इज ए एक्लेम्पसिया, नंबर 2 इज ए पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, और नंबर 3 इज ए स्टेटस अस्थमेटिकस। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4। नंबर 5 इज ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हमें ECG से ये पता है कि लो वोल्टेज की ECG होती है। ये ECG पार्ट से हमें पता है कि लो वोल्टेज ECG होती है। लो वोल्टेज ECG होती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी इन पेशेंट की? ड्रग ऑफ चॉइस होगी IV एम्योड्रोन, IV एम्योड्रोन होगी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या करेंगे इन पेशेंट में? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा DC शॉक देंगे, DC कार्डियोवर्जन। DC शॉक हम कितना DC शॉक हम करंट पास करते हैं? वो DC शॉक करते हैं 200 जूल, 200 जूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इज नंबर 6 इज है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हमें क्या करना होता है पेशेंट में? पेशेंट में हम करते हैं CPR प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, प्लस DC शॉक पेशेंट को दिया जाता है। CPR प्लस DC शॉक। अब CPR हम कैसे कैसे हम प्रोवाइड कराते हैं? एडल्ट को कितना देना चाहिए, चाइल्ड को कितना देना चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी को या नियोनेटल को कितना देना चाहिए, ये अलग अलग क्राइटेरिया है। नंबर 1 हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ए CPR। CPR हम एडल्ट में कितना देते हैं? एडल्ट में इसका रेशियो होता है 30/2, 30/2। नंबर 2 चाइल्ड में क्या रेशियो होता है? चाइल्ड में ये होता है 30/2। ठीक है, नियोनेट में क्या होता है? नियोनेटल, नियोनेट में ये होता है 3/1। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि चाइल्ड के अंदर 2 वेरिएशन होता है। नंबर 1 चाइल्ड में यदि 1 रेस्क्यूअर होता है, चाइल्ड विथ सिंगल रेस्क्यूअर,
तब हमें ये कितना देना होता है, तब हमें देना होता है 30/2। ठीक है। और यदि चाइल्ड विथ मोर देन 2 या 2, रेस्क्यूअर हो, तब हमें ये कितना देना होता है 15/2। 15/2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट पीजी एंड एफएमजी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 7 इज ए नंबर 7 एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में क्या होता है, डीसी शॉक हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारा डीसी शॉक जो होता है वो होता है 200 जूल का, 200 जूल का। जबकि एट्रियल फ्लटर में जो डीसी शॉक होगा, डीसी शॉक इज ए 25 to 50 जूल तक हम करंट पास करते हैं। ठीक है। अब इनमें कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, इन दोनों के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन आते हैं। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में डीसी शॉक देने की वजह से कॉम्प्लिकेशन जो आती है वो होती है सेरेब्रल एम्बोलाई, सेरेब्रल एम्बोलिज्म या सेरेब्रल एम्बोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉम्प्लिकेशन नीट पीजी एंड एफएमजी के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन आता है। नंबर 2 एट्रियल फ्लटर में डीसी शॉक 25 to 50 जूल हम देते हैं, तब क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। अब इन पेशेंट को ठीक करने के लिए हमें इनकी रेट कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं। रेट कंट्रोल के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिल्टियाजेम, डिल्टियाजेम। और कभी कभी हम यूज कर सकते हैं एस्मोलोल। यदि ऑप्शन में आपको डिल्टियाजेम ना मिले तो एस्मोलोल बीटा ब्लॉकर भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर, एस्मोलोल। यदि पेशेंट में रिदम कंट्रोल करना है तब हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं। रिदम कंट्रोल में हम यूज करते हैं एमियोड्रोन, पेशेंट में एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज करते हैं। एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं डाबिगेट्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 8 एवी ब्लॉक। नंबर 8 इज एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा। ड्रग ऑफ चॉइस इज होगा एट्रोपिन, एट्रोपिन यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ए कार्डियक पेसमेकर,
कार्डियक पेसमेकर यूज किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट होता है, नंबर 9 इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज हार्ट रेट। तो ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा हमारा? ड्रग ऑफ चॉइस इज एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या होती है? एट्रोपिन हम फार्मा में स्टडी करेंगे अच्छे से कि एट्रोपिन ड्रग कौन सी होती है। ये M2 ब्लॉकर होती है। क्या होती है? M2 ब्लॉकर होती है। M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है हमारी बॉडी के अंदर। नंबर 10 इज टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट। तो इन पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस इज बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो कि एंड ऑफ लोल, LOL, जो कि ड्रग का नेम होता है वो एंड होता है लोल में, जैसे एस्मोलोल। ठीक है, लोल। नेक्स्ट नंबर 11 इज यदि किसी पेशेंट को डिजोक्सिन इंड्यूस अरिथमिया हो, डिजोक्सिन ड्रग की वजह से अरिथमिया होता है, डिजोक्सिन इंड्यूस अरिथमिया, तो पेशेंट को तो डिजोक्सिन इंड्यूस अरिथमिया होता है, तो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी बोलते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा यहाँ पे? ड्रग ऑफ चॉइस इज IV लिडोकैन या फिर लिग्नोकैन। लिग्नोकैन, ठीक है, बोथ आर सेम। लिडोकैन और लिग्नोकैन बोथ आर सेम। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरकैल्सीमिया। यदि पेशेंट में कैल्शियम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें ECG पार्ट में हमें पहले से पता है कि ECG में क्या देखने को मिलता है? ECG में देखने को मिलता है QT शॉर्ट होगी। QT इंटरवल होती है, वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी इन पेशेंट में? ड्रग ऑफ चॉइस इज इबांड्रोनेट। इबांड्रोनेट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट इज ए हाइपोकैल्सीमिया। नंबर 13 इज ए हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम की वैल्यू हमारी बॉडी में कम होती है तो हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। इसमें ECG में हमें पहले से पता है, ECG पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? ECG पार्ट में QT प्रोलोंगेशन, QT प्रोलोंग दिखती है। ठीक है। पेशेंट को ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेशेंट को ड्रग ऑफ चॉइस देंगे, वो देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी पेशेंट में कैल्शियम कम है तो हम बाहर से कैल्शियम पेशेंट को खिला देते हैं। ठीक है। ये मोस्टली अरिथमियाज थे जो मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंटली नीट PG एंड FMG के अंदर मोस्टली इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अरिथमियाज थे जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि एट्रोपिन कहाँ कहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है। एट्रोपिन
ड्रग ऑफ चॉइस। एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ पे हमें स्टडी किया है अभी? एवी ब्लॉक में, नंबर 2 हमने ब्रेडिकार्डिया में, और कहाँ पे एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, ओपी पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन होता है। कार्बामेट की पॉइजनिंग में भी ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन होता है। कार्बामेट की पॉइजनिंग में भी ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन होता है। ये हम स्टडी करेंगे एफएमटी के अंदर नेक्स्ट। और ये स्नेक बाइट में भी एट्रोपिन को हम यूज कर सकते हैं, स्नेक बाइट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है, बट स्नेक बाइट में हम एट्रोपिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस तो स्नेक बाइट में एंटीवेनम होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।